मौर्य साम्राज्य। चैप्टर नंबर 7। आप आजकल के प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। इसके एक और पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह बैठे हैं। ये सिंह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। अशोक जिस वंश का शासक था वो वंश था मौर्य वंश। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धनानंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला लेकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंट्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। मौर्य प्रशासन। मेगस्थनीज के इंडिका और कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित थी, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी: प्रांत, जनपद और नगर या गांव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल अर्थात पैदल, हाथी घोड़े व जल सेना राजा के पास थी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा रखा जाता था। राज्य में आने जाने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किसके बारे में लिखा था? ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसकी जड़ें तनों से उगती हैं। इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। बिना मधुमक्खी के शहद नहीं निकलता। उन पेड़ों से उगती हैं पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं। इन सब के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं या आपको अपने डायरी में लिखनी है। मेगस्थनीज के नज़र में लोग सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा।
बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकारी प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय। आखिरी लड़ाई। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। सेनापति, युद्ध में कितने लोग मारे गए? लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध के भयानक दृश्यों एवं परिणाम को देख सुनकर अशोक बेचैन हो उठा। अरे नहीं! और उसने मन की शांति ढूंढने के लिए कोशिश की। मेरे मन की शांति खो गई है। ये शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हारने के बाद तय किया कि वो भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। उसने स्तंभ बनवाए। उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। अशोक का धम्म। धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे, सुंदर, चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने ये संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए। चट्टानों व खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। ये संदेश जो हम पढ़ रहे हैं ये भी अशोक के द्वारा लिखवाया गया एक शिलालेख पर है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को सही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं ये बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी खुद युद्ध करने की बात ना सोचें और धर्म फैलाने की बातें सोचें। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। उनका काम था कि वे गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। आइए अशोक का एक और संदेश पढ़ें। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना आदि। ये चीज़ें आपको भी जानना चाहिए कि अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता है कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति, अहिंसा का संदेश देने एवं उसकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसने महान कहा गया है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं। अशोक की बातें आज भी कहाँ तक सार्थक है? ये या तो अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए या हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल पर या हमारे ईमेल पर हमसे संपर्क करके हमसे साझा कीजिए। ये सारे लिंक सोशल मीडिया के हम यूट्यूब के कमेंट में पिन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे।
चलिए अब आगे चलते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरे बौद्ध संगति अर्थात सभा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों अर्थात भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट का आज तक नहीं हुआ है। चलिए कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति अर्थात सभा अजातशत्रु के समय में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? कालाशोक के समय में। और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय। अब हम इस चैप्टर का आखिरी हेडिंग देख लेते हैं कि आखिर मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे। देश में विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। संगम साहित्य। मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य, चोल जो कारो मंडल तट पे है, चेर जो कि केरल में है, एवं पांड्य जो तक्षिण छोर पर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। राजदूत अर्थात राजा का दूत होता है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी पूर्व और अशोक का 273 से 236 ईस्वी पूर्व। और बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का। NCERT बुक चैप्टर नंबर 8 मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। हम अपने परिचितों, रिश्तेदारों आदि के घर जाते हैं। प्रायः हम इनसे रहन सहन और तरीके, भोजन आदि संबंधी अच्छी बातें सीख लेते हैं। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। भारत में भी जब विदेशी लोग आए और यहाँ शासन किया, तब उनसे हमने और उन्होंने हमसे बहुत सी बातें सीखी। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईस्वी पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन। इनमें सातवाहन आंध्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। कण्व वंश। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इसमें केवल 4 शासक ही हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में
सिमोग द्वारा कर दी गई। सातवाहन वंश लगभग 30 ईस्वी पूर्व से 203 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक सिमोग था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं। पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। वो मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल, आधुनिक सियालकोट थी। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। शक के बाद पहलव यानी पार्थी आई। ईरान से भारत में आए। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। पहलवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वो इतिहास में दो कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति को भी आयोजित करवाया था। पारस्परिक आदान प्रदान। तकनीकी। भारतीयों ने हिंद यूनानी व कुषाणों से सेना। NCERT बुक चैप्टर नंबर 8। मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। हम अपने परिचितों, रिश्तेदारों आदि के घर जाते हैं। प्रायः हम इनसे रहन सहन और तरीके, भोजन आदि संबंधी अच्छी बातें सीख लेते हैं। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। भारत में भी जब विदेशी लोग आए और यहाँ शासन किया, तब उनसे हमने और उन्होंने हमसे बहुत सी बातें सीखी। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईस्वी पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन। इनमें सातवाहन आंध्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। कण्व वंश। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इसमें केवल 4 शासक ही हुए: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमोग द्वारा कर दी गई। सातवाहन वंश लगभग 30 ईस्वी पूर्व से 203 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक सिमोग था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया।
बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर के ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं। पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। वो मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल, आधुनिक सियालकोट थी। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। शक के बाद पहलव यानी पार्थी आई, ईरान से भारत में आए। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। पहलवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वो इतिहास में दो कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति को भी आयोजित करवाया था। पारस्परिक आदान प्रदान। तकनीकी। भारतीयों ने हिंद यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा। ये विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पों के सिक्कों से अधिक सुंदर व स्पष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र व लिपि बहुत ही सुंदर व स्पष्ट थी। इन सिक्कों से वर्तमान सिक्कों की तुलना करें और चर्चा करें कि वर्तमान सिक्कों से ये किस प्रकार और कितने भिन्न हैं। हम आपको सिक्कों की इमेज जरूर दिखाएंगे। पहनावा। ये वो कुषाण पगड़ी, कुर्ती पैजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट अर्थात शेरवानी को प्रचलन में लाए। व्यापार। मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीक में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर आधुनिक कांजीपुर श्रीनगर के पास बसाया। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हिंदू यूनानियों के संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि। ये हमने यूनानियों से सीखा। यूनानी औषधि पद्धति के विषय में जानकारी हुई। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नामक की एक पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा। ये संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मूर्तिकला। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा एवं गांधार थे। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा एवं लहराते बालों के साथ सर पर जटा या उभार को दिखाया गया है। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी या नीली धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा
मूर्ति शैली के मूर्तिकार द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई है। सिर के पीछे प्रभामंडल है तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं। राज्य व्यवस्था। राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। शाहानुशाही की अवधारणा कुषाणों की देन है। उन्होंने भारत से क्या सीखा? विदेश से आए आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी है। भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता व वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं, को ही आदर्श माना गया है। इस कारण ये संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं रोम विलुप्त हो चुके हैं और उनके भौतिक अवशेष भी बचे हैं। और भी जानें, इसमें और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमें वो भी जानना चाहिए। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक बिम्केटफिसस ने जारी किए। कुषाण राजाओं ने उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान का संरक्षक था। चैप्टर नंबर 9, गुप्त काल। दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक के विजयों का वर्णन है। इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप 1600 साल बीत जाने के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। इससे गुप्त काल की उन्नत प्रौद्योगिकी का पता चलता है। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। ये राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 20 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश। गुप्त वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। इसकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को
अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उनसे उपहार अर्थात कर प्राप्त कर तब मुक्त दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेण ने की थी, जो इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति पर लिखे अक्षरों पर ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय के उपलब्ध में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासक काल में गुप्त साम्राज्य पर हुड़ों ने आक्रमण कर दिया। हुड़ मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हुड़ों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हुड़ों का प्रहार नहीं रोक सके। बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विकसित होता चला गया। 6ठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। प्रशासन। गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता है। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को उपरीक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नकद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया। सामान्यतः कुल उपज का 1 सहित 6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। धर्म। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां। संगीत। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित होता है। कला। स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित हैं। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते हैं। औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, किया गया था। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे आरंभ में थे। साहित्य। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। इन नवरत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम हैं। इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाखदत्त ने
मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें लिखी गई कहानियाँ बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। विज्ञान। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वराहमिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फाहयान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति। विदेशी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। इनके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते हैं। धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। फाहयान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगी को मुफ्त दवा व भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थीं, जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। गुप्त वंश लगभग 319 से 320 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी तक चला। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहे। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 414 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम 414 ईस्वी से 455 ईस्वी। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 465 ईस्वी। बुद्धगुप्त अंतिम शासक थे।